हेलो दोस्तों, आज फिर से आप लोगों के सामने एक कहानी को लेकर आ गया हूँ। आज थोड़ा दिक्कत हो सकती है क्योंकि मेरा तबीयत जो है बराबर नहीं है, थोड़ा ख़राब चल रहा है। तो आप लोगों से उम्मीद रहेगा आप लोग उसी तरीके से जिस जिस तरीके से आप मेरे वीडियो देखते हो, जिस हिसाब से देखते हो, इस वीडियो को भी, इस कहानी को भी आप लोग उसी तरीके से सुनेंगे, देखेंगे। और आज जिस कहानी को मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है हरियाणा प्रदेश का। हरियाणा प्रदेश में एक बाज़ार की कहानी है। शुरुआत बाज़ार से होती है क्योंकि बाज़ार में जो है एक विधवा औरत अपने 5 साल के बेटे के साथ कुछ खरीदने के लिए गई हुई थी। तो तभी जो है वो लड़का जो है चिल्लाता है, पापा पापा करके चिल्ला के अपनी माँ, उससे माँ जो है हाथ पकड़ कर रखे थे। तभी अचानक उस लड़का ने अचानक पापा पापा चिल्लाकर माँ से अपना हाथ छुड़ाते हुए एक शख्स के पास जाते हैं और उसके गले में लग जाता है, उसको लिपट जाते हैं। इसे देखने के बाद ये विधवा औरत हैरान हो जाती है, एकदम आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि जिस शख्स से वो बच्चा, 5 साल का बच्चा लिपट चुका था, वो शख्स इस विधवा औरत का बिल्कुल एकदम 99% उस विधवा औरत के पति के शकल का इंसान था। इस वजह से वो लड़का जो है अपने पापा समझकर उसे लिपट जाते हैं। तभी जो है वो व्यक्ति भी समझ नहीं पा रहा था और ये विधवा औरत भी समझ नहीं पा रही थी, ये कैसे करिश्मा है। खैर वो व्यक्ति तो वहाँ से अब समझ में सोचने लगता है, जो हो सकता है मेरे शकल का इसका पापा हो या फिर गलती से ये मुझे पापा समझ बैठे। वो व्यक्ति कहता है, बेटा मैं आपका पापा नहीं हूँ। जैसे ये बात करता है और वो लड़का चीखता है, चिल्लाता है, नहीं नहीं आप मेरे पापा हो, आप ही मेरे पापा हो। तो 2-4 बाजार है तो 2-4 लोग भी उसके तमाशा देख रहा था। एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, 5 साल उम्र है, पापा पापा करके चिल्ला रहे और एक व्यक्ति कह रहा है मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, अरे भाई क्या हो गया, बेटे से क्या नाराजगी है। तभी वो विधवा औरत जो है उसके पास जाते हैं, अपने बच्चे के पास जाता है और जबरन उस व्यक्ति से अलग करता है। करने के बाद कहता है, ये क्या बदतमीजी है, भाई साहब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरा बेटा है, न जाने आपको देखकर पापा पापा क्यों चिल्ला रहा है। तभी वो शख्स कहता है, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है। तभी कुछ बुजुर्ग लोग कहता है, अरे तो फिर झगड़ा किस बात की, आप लोग पति पत्नी हो ना। क्योंकि वो बुजुर्ग व्यक्ति दुकानदार होता है, उसकी दुकान के सामने ही सब कुछ हो रहा था। तभी ये औरत कहते हैं, नहीं मैं तो विधवा हूँ। क्योंकि ये औरत जो है इस हिसाब से थी, किसी को पता ही नहीं चल रहा था जो विधवा औरत है और ये शख्स मेरा कोई नहीं लगता। हाँ, इनका शकल जो है मेरे पति, मरा हुआ पति का शकल से मिलती जुलती है, इसीलिए शायद मेरा बच्चा धोखा खा गया। तो अब लेकिन वो लड़का छोड़ ही नहीं रहा था। लड़का कह रहा था, मम्मी आप क्यों झूठ बोल रहे हो, यही मेरे पापा है। अब लोग देखते रहा, तमाशा बन रहा था। तभी वो व्यक्ति कहता है, एक काम कीजिए, इस भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर जाते हैं और इस बच्चे को समझाते हैं। अब विधवा औरत भी कहती है ठीक है। तो दोनों वहाँ से बच्चे को लेकर, तो वो शख्स भी कहने लगा, हाँ हाँ चलो चलो कोई बात नहीं, आपने मुझे पहचान लिया, मैं आपका पापा हूँ, तो चलो वहाँ चलते हैं। अब वो लड़का जो है उस व्यक्ति में गोद में चढ़ा लेते हैं, गोद में उठा लेते हैं और उसके बाद चल देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो व्यक्ति देखता है कि लड़का सो चुका था। उसके कंधे पे सर रख के, जैसा बच्चे लोग सोता है वो सो चुका था। तभी उस व्यक्ति ने उस औरत, विधवा औरत को कहता है, ये लीजिए आपका बेटा सो गया, अब जल्दी से घर चले जाइए, नहीं तो ये जाग जाएगा, फिर से हंगामा खड़ा करेगा। तो विधवा औरत भी कहती है, आप ठीक कह रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे बेटे की वजह से आपको जो भी तकलीफ़ें हुई, तो जो भी परेशानी हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये कहते हुए वो चली जाती है। ये व्यक्ति भी वहीं खड़ा रह जाता है, देखते रहता है। फिर उसके बाद जो कुछ भी होता है उस औरत के साथ, उस व्यक्ति ने जो जो हरकतें किया, इसे सुनने के बाद आपके भी पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। एक ऐसी राज सामने आता है जिसे सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाओगे, जो आज की दुनिया में, आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हुआ करते हैं।
तो मैं आज इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। और लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई घटना है, आप अगर सुनाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो जो उस कहानी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज सकते हो। आप जो भी वीडियो मेरे चैनल पर देखते हो, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अगर अपनी कहानी, अपनी राय भेजेंगे, तो मैं उस कहानी को पढ़ूँगा। अगर मुझे लगेगा हाँ, उसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। इस कहानी को भी किसी ने भेजा है, मैं आखिर में उनका नाम लूँगा, किसने भेजा ये कहानी। तो फिर अब चलिए जानते हैं विस्तार से पूरी कहानी क्या है। तो अब तक जैसे मैंने आप लोगों को सुनाया, एक विधवा औरत बाज़ार जाती है, उसका एक छोटा-सा बेटा होता है, 5 साल उम्र होता है। विधवा औरत का नाम जो होता है कविता होता है, 27 साल की उम्र में वो विधवा हो चुके थे, लेकिन उसका एक 5 साल का बेटा है, जिसका नाम होता है सूरज। उसे लेके बाज़ार में कुछ खरीदने के लिए गए थे, तभी जो है वो अपने पापा को देख लेता है। अब जब विधवा और माँ विधवा है, तो उसके पापा को कैसे देख सकता है? बड़ी हैरत अंगेज़ ये कहानी है। आप भी सुनोगे, पूरा डिटेल बताऊँगा। आखिर ये क्या है मसला, क्या वो विधवा औरत का कौन था वो? तो उसके बाद वो व्यक्ति जो है, उस बच्चे को माँ की गोद में दे थमा देते हैं और उसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद घर में उसके ननद रहती है, जो कॉलेज कर रही होती है। उस टाइम उसकी उम्र जो है 17 साल होती है। अब वो ननद यानी सोनम नाम होता है, उसका 17 साल उम्र होता है। सोनम पूछने लगती है, भाभी इतना देर क्यों हो गया? क्योंकि उस ननद के अलावा उस घर में कोई नहीं रहता था। तो भाभी कहने लगे, अरे पूछ मत। एक तो दवाखाना गई थी, वहाँ ज़्यादा भीड़ था। उसके बाद एक शख्स को देख के तेरे जो भतीजा है, पापा पापा करके चिल्लाने लगा। हंगामा ही खड़ा कर दिया था ये लड़का ने। अभी वो लड़का सो चुका था सूरज, इसी वजह से उसको कमरे के अंदर ले गए और उसको सुला दिया। उसके बाद जो सिस्टर होती है यानी ननद होती है सोनम, वो कहती है, भाभी अपनी सहेली का नाम बताते हैं और जो मैं उसके पास जा रही हूँ, कुछ नोट्स लेनी है, तो मैं अभी गई और अभी आई। तो भाभी जो है कविता कहती है, जल्दी से आना, खाना वाना भी खाना है, क्योंकि दोनों साथ में खाते थे, ऐसे ही लेट हो गया। तो सोनम कहती है, भाभी बस 10 मिनट में आई। सोनम घर से निकल जाती है। भाभी कपड़ा वगैरह चेंज करती है, नहाने धोने के लिए वो बस उस बाथरूम में की ओर जा ही रही थी कि अचानक सोनम हाँफते हुए, दौड़ते हुए घर के अंदर एंट्री होती है। ऐसी मंजर देख के वो कविता भीतर जाती है और पूछती है ननद से, अरे क्या हुआ सोनम? तो कहने लगे, भाभी मैं अभी अभी भैया को देखी हूँ। अरे भैया को देखी हूँ? भैया कहाँ से आ गया? तो इतने में बाहर तो वो ननद जो है कहती है, भाभी जल्दी से आप बाहर आइए, आपको यकीन नहीं होगा, जो भैया जिंदा है। अब वो भाभी भी कविता भी उस ननद के साथ बाहर आते हैं, तो देखते हैं कि बाहर जो है, उस घर के बाहर मेन गेट होते हैं, गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर जो है भीड़ इकट्ठा हो गया था। मोहल्ले वाले, आसपास वाले एक व्यक्ति को घेर के खड़ा था। वो व्यक्ति की तरफ जब उस कविता का नज़र पड़ती है, वो व्यक्ति कोई और नहीं होता, वही बाजार में मिलने वाला व्यक्ति होता, जिसे सूरज देखकर अपने पापा पापा करके निपट चुके थे, चिल्ला रहे थे, हंगामा खड़ा कर दिया। और उसी व्यक्ति को देखकर सोनम जो है अपने भाई क्या जिंदा है बोल के भाभी को भी खींचते हुए बाहर लेके गए। सब लोग अब टिकटिकाए हुए उस व्यक्ति को देख रहा था। व्यक्ति का नाम होता है संतोष। एक बुजुर्ग रामू काका करके आते हैं और उस कविता के घर के पास ही उसका घर था। बाहर उस व्यक्ति को देख के यानी संतोष को देख के कहता, अरे बेटा संतोष, तू तो जिंदा है। फिर 6 महीने पहले किसकी मौत हो गया? देख तेरी याद में तेरी बीबी कैसे सुहागन से विधवा की जिंदगी जी रही। तू कहाँ थे इतना दिन? यही सब फुसफुसा रहा था, यही सब बातें हो रहा था। तभी जो है अचानक वो जो कविता है चीखती है और चिल्लाती है, आप लोग ये क्या तमाशा बना के रखे हो? ये मेरा पति नहीं है, मैं इनसे बाजार में मिल चुकी हूँ, सूरज भी धोखा खा चुका था, ये व्यक्ति बहरूपिया है और जनाब आप यहाँ पे कैसे आए? आज उस व्यक्ति से डायरेक्ट पूछ रहा था सबके सामने। तब संतोष कहता है, अरे आप ऐसा कैसे बात करो, मैं अपने घर नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा?
सोनम भी इसमें हाँ, एकदम भकचक्का रह जाती है। जो भाभी आप ये क्या कह रही हो? ये मेरे भैया हैं, संतोष भैया। सूरज भी तब तक रोते हुए बाहर आते हैं और पापा पापा करके फिर से उस व्यक्ति के पास जाता है। लेकिन यहाँ कविता जो है मानने को तैयार ही नहीं है, जो ये मेरा पति है। सारे लोग कह रहा था, उस बुजुर्ग व्यक्ति रामू काका भी कह रहा था, जो बेटा भले ही तू नाराज है लेकिन तेरा पति जिंदा है, तुझे खुश होना चाहिए। भले ही तूने इसके अलावा 6 महीना विधवा की जिंदगी बिताया, तेरे ऊपर बहुत कष्ट हुआ, बहुत तकलीफें झेली तूने, लेकिन अब तेरा पति जिंदा है, लौट आया है, तुझे तो खुशियां मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए। तब जो है कविता उस बूढ़े काका रामू काका के ऊपर भी चिल्लाती है, आप क्या अनप शनप बक रहे हो काका, ये मेरा पति नहीं है, मैं कह रही हूँ ना ये मेरा पति नहीं है। लेकिन अब वो संतोष से ही और रामू काका कहता है, बेटा ये क्या हो गया था, तुझे क्या हुआ था, और तेरी पत्नी देख तुझे तो मानने के लिए इनकार ही कर रहे हैं, लेकिन तेरा बेटा और तेरी बहन तो तुझे पहचान लिया, हम लोग भी पहचान लिया, तू संतोष है। तभी संतोष कहता है, मुझे नहीं पता कविता ऐसा क्यों कह रही है। बहरहाल कविता जो है डर जाती है, वो सोचती है जो ये बहरूपिया जो है मेरे साथ कुछ गलत इरादे से आया है, मेरे साथ कुछ गलत करने के लिए आया। इस वजह से वो आसपास वाले तो उसका साथ नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि उसकी बहन जो ननद है और जो बेटा है उसका सगा बेटा, वो भी उस व्यक्ति को पिता मान चुका था। अब उसे बचने के लिए, कविता को बचने के लिए वो सीधा पुलिस को फ़ोन कर देती है। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है। आने के बाद पुलिस पूछताछ करता है जो क्या हुआ इस जगह पर, तभी भी भीड़ जमा हुआ था घर के बाहर। पुलिस आती है, अरविंद नाम होता है पुलिस का, इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर। और सब इंस्पेक्टर पूछता है जो कौन फ़ोन किया था। कविता बाहर आती है भीड़ भाड़ से, क्योंकि वो दरवाज़ा बंद रखी थी, अपने बेटे को अंदर ले ली थी। लेकिन सोनम जो है बड़ी हो चुकी थी, 17 साल थी, वो भैया के साथ में ही बैठे हुए थे और भी लोग बैठे हुए थे, सारे बातचीत कर रहा था। तभी वो इंस्पेक्टर अरविंद आ जाता है। कविता बाहर आती है और कहती है, मैंने आपको फ़ोन किया, ये देखिए ना, ये एक भैरवपिया है, अपने आप को मेरा पति कहलाता है, मेरा वो कह रहा है जो मेरा पति है। अब वो इंस्पेक्टर कहता है, ये क्या मंजर है, ये क्या मामला है। तो उस व्यक्ति से कहता है, अरे भाई आप कौन हो और यहाँ पर क्यों आके हंगामा कर रहे हो। संतोष कहता है, मैं अपने घर आया हूँ और ये देखिए ना, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है और ये मेरी बहन है। बहन उसी जगह पे खड़ी थी, अपने भाई के पास बैठी हुई थी। खड़ी होती है और कहती है सोनम जो, हाँ ये मेरा भैया है। न जाने भाभी को क्या हो गया, भैया 6 महीना बाद वापस आया, भैया जिंदा है, और ये कह रहे नहीं, मेरी भाभी कह रहे नहीं ये तुम्हारे भैया नहीं है, मेरा पति नहीं हो सकता। तब वो इंस्पेक्टर पूछता है, अच्छा ठीक है, ये मामला है तो आप बताइए आप 6 महीने तक कहाँ थे। तब जो है संतोष कहता है, 6 महीना पहले मैं कंपनी के काम से नैनीताल गया हुआ था, लेकिन बीच में सड़क हादसा हो जाता है जिसपे मुझे एक्सीडेंट होता है और मैं याददाश्त खो चुका था। फिर मेरा जब होश आता है, कहीं दिन बीत जाता है और मेरी याददाश्त भी कमज़ोर हो गया था, मुझे कुछ याद नहीं रह रहा था। एक व्यक्ति मुझे बचाता है, मैं उसी के घर में रह रहा था, मेरा इलाज करता है। अब थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ गया, अभी भी पूरी तरह से मुझे याद नहीं आ रहा। मैं इधर उधर भटक रहा था, तो इस बाजार में मुझे जब ये सूरज ने मुझे पापा करके चिल्लाया, तो मुझे थोड़ा बहुत याद आ चुका था। तभी मैं सोचते हुए इसी मोहल्ले पे आज आ गया हूँ और मुझे मेरा घर भी दिख गया, तो मुझे सब कुछ याद आ गया। ये मेरे पत्नी है कविता है, और ये मेरे बहन है सोनम, और ये मेरा बेटा सूरज है। 6 महीने पहले की तो बात है। अब ना जाने कविता मुझे मानने से इनकार क्यों कर रही है। अब पुलिस भी सोच में पड़ जाता है, एक पत्नी कह रही है मेरा पति नहीं है, लेकिन पति कह रहा है ये मेरा पति नहीं है, और बहन कह रही है मेरा भाई है, और भाई भी कह रहा है हाँ ये मेरी बहन है, और एक 5 साल का छोटा सा बच्चा भी मान जाता है हाँ ये मेरा पापा है। लेकिन आखिर पत्नी ऐसा क्यों कर रही है। जब पत्नी से पूछा, तुम्हें ऐसा यकीन क्यों है जो ये तुम्हारा पति नहीं है, तब कविता 2-4 बातें बताती है। कविता कहती है, सबसे पहले तो जिस व्यक्ति का हम लोगों ने अंतिम संस्कार किया, भले ही वो व्यक्ति जल चुका था, स्नात नहीं हो पाया, लेकिन उस व्यक्ति के जो भी उस व्यक्ति के पास से सामान बरामद हुआ था, घड़ी हो गया, चेन हो गया, एक ब्रेसलेट पहनता था वो भी हो गया, तो सारे मैं जानती थी, पहचानती थी, इसीलिए स्नात किया था। और उसके जेब से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिला था। ये सारी चीज़ देखकर तो कोई भी इंसान कह सकता है जो हाँ ये संतोष था। जो 6 महीने पहले मेरे पति का अंतिम संस्कार मेरे आंखों के सामने हुआ,
तो ये व्यक्ति मेरा कैसे पति हो सकता है? तो इंस्पेक्टर कहता है, बस इतनी सी बात है मैडम, ऐसे मसले बहुत होता है जो हम लोग किसी दूसरे को स्नात कर लेते हैं जबकि वो व्यक्ति होता ही नहीं है, कुछ अननोन पर्सन को, और ख़ास करके जला हुआ इंसान को, जैसे आप कह रही हैं। हो सकता है आपके पति ये संतोष जिंदा हो और आप दूसरे व्यक्ति को स्नात कर लिए। पर इसमें कविता और कहती है, जो मेरे पति के जो है पीठ के पास कमर में एक निशान है काला धब्बा जैसा, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ? तो इस पर अरविंद भी कहता, अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ा निशान ही है। अगर इस व्यक्ति का कमर पे वो निशान रहा तो संतोष है, अगर नहीं रहा तो संतोष नहीं है। अब उस व्यक्ति में उस घर के पास भरी महफिल में सारे लोग वहां पे मौजूद था। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था क्योंकि 6 महीना बाद संतोष आ चुका था, जिंदा हो भी। तो उस व्यक्ति को इंस्पेक्टर कहता है, आप एक काम करो, आप उस टी शर्ट को उतारो और उतारने के बाद कमर पे, जैसे कविता कह रही है, संतोष के कमर में एक काला निशान है, उस निशान को दिखाओ। अब वो व्यक्ति जो है हंसते हुए पहले तो इधर उधर देखता है, तो अरविंद सोचता है शायद कविता सही है, ये व्यक्ति हिचकिचा रहा है, शायद इसके कमर में निशान ना हो, ये बहरूपिया हो। लेकिन आखिरकार इंस्पेक्टर जब प्रेशर देता है, आप उतारते हो कि जबरन आपसे वो टी शर्ट उतारवा जाए, तब जो है संतोष अपना टी शर्ट ऊपर करता है और कमर में वो निशान दिखाई देता है। इसे देखने के बाद सबसे पहले तो सोनम उसके गले लग जाती है अपने भैया का। भैया, आप मेरे भैया हो। भाभी को अब यकीन आए या ना आए, मैं तो मान चुकी हूँ आप मेरे भैया हो। सूरज भी आते दौड़ते हुए लिपट जाते हैं अपने पापा से। अब उसके बाद इंस्पेक्टर उस कविता से कहता है, अब मैडम आप खुद बताइए, आपके पास ऐसा कोई सबूत है जो ये संतोष नहीं है? तब कविता कहती है, इसकी आवाज़ मेरे पति की आवाज़ से इस इंसान की आवाज़ बिल्कुल ही मैच नहीं करता। अब अरविंद भी सोचता है, इंस्पेक्टर जो ये ऐसा तो नहीं है जो कविता ही कुछ गलत कर रही है और इस व्यक्ति को अपने पति मानने से इनकार कर रहे हैं। तभी जो है अब सारे लोग उस कविता के खिलाफ हो जाता है, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर भी कहीं ना कहीं उस कविता के खिलाफ होकर थोड़ा सख्ती से उसे बात करता है, और कविता मानने को तैयार नहीं था क्योंकि मामला बहुत पेचीदा था। ये दो एक निशान से तो किसी इंसान की साबित नहीं होता जो वही वो इंसान है। इस वजह से जो है अब इंस्पेक्टर संतोष को समझाता है, देखो भाई, तुम 6 महीने बाद लौटे हो, तुम्हारा एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ, किस पुलिस स्टेशन में उस एक्सीडेंट का केस दर्ज हुआ, उस कविता से भी पूछा जाता है तुम किसके साथ थे, किसके घर में रह रहे थे, कौन तुम्हारा इलाज कर रहा था, सारे डिटेल हमें पता करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इस परमिशन को दे सकते हैं तुम इस घर में रह सकते हो कि नहीं, क्योंकि इस घर में एक बच्चा भी है, 2 महिला है, तो हमें ऐसे हम लोग ऐसे आपको परमिशन नहीं दे सकता। अब ये पुलिस केस है, क्योंकि कविता ने पुलिस को सुनाया है, मामला हो जाता है, तो इसीलिए तुम इस घर में नहीं रह सकते हो। इसमें संतोष कहता है, जो मैं अपने घर में नहीं रहूँगा तो कहाँ रहोगे? तो अरविंद कहता है, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलिए। संतोष कहता है, कहाँ? अरविंद कहता है, पुलिस स्टेशन चलिए, आपको कैदी बना के लेकर नहीं जा रहा हूँ, बस ये साबित कर दूँ आप संतोष हैं, फिर आप अपने घर पे आ जाइए, आराम से रहिए। इसमें सोनम जो बहन होती है वो कहती है, नहीं आप ये क्या कह रहे हो, ये मेरा भैया है और मेरे साथ ही रहेंगे। दोनों, सोनम और लड़का सूरज, वो तो छोटा सा है, फिर भी अपने पापा से लिपट के रह रहा था। इंस्पेक्टर अरविंद कहता है, कविता जी फिर से सोच लीजिए, ऐसा ना हो जो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। कविता जो है अपने जिद पर अड़ी थी, कह रही थी ये मेरा पति नहीं है। अब एक ही रास्ता बचता है, इन सारे लोगों का डीएनए टेस्ट करवाना होगा। अगर डीएनए मैच कर जाता है तो अब तो कोई बात ही नहीं बनता जो ये संतोष नहीं है। तो डीएनए की बात होती है तो सारे लोग राजी हो जाता है, जो ठीक है डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद अगर मैच हो जाता है तो हम मान जाएंगे ये मेरे पति है। इसमें कविता, संतोष, सूरज, सोना, सारे लोगों का सैंपल लेना था, लेकिन उसके लिए एक मीटिंग करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी बड़े आला अधिकारी से। अरविंद जो इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर, फिलहाल संतोष को लेकर चले जाते हैं और संतोष से भी थाने में कुछ पूछताछ कर रहा था, जो ऐसा तो नहीं जो तुम्हारे पत्नी के कुछ अफेयर वगैरह हो गया हो तुम्हारे मरने के बाद, शायद अब तुम जिंदा लौटे हो, इस वजह से वो घबरा रही है और तुम्हें पहचानने से इनकार कर रही है।
संतोष भी इसमें सोचता है जो हाँ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं तो 6 महीना तक अपने आप को नहीं पहचान पा रहा था। तो भगवान का शुक्र है जो मुझे धीरे-धीरे मेरे इलाज से मैं सही हो गए। अब एक व्यक्ति को बुलाता है जिसने इस व्यक्ति का, संतोष का इलाज करवाया था। उस व्यक्ति भी गवाही देता है, हाँ साहब ये पहाड़ी में पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने इसको उठाकर लाया, इसका इलाज किया। पहले तो एकदम मरने की हालत में था, लेकिन जड़ी बूटी का इलाज से, हम लोग जड़ी बूटी से इलाज करते हैं, धीरे-धीरे इस व्यक्ति के अंदर सुधार आया। लेकिन ये याददाश्त खो चुका था। फिर एक दिन अचानक हम लोगों से विदा लेके वो चल देते हैं और कहते हैं, बाबा आप लोगों ने जो मेरा सेवा किया है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करता है। और अपना पहचान ढूँढने के लिए वो निकाल पड़ते हैं। वो व्यक्ति ने गवाही देता है अरविंद को, जो एसओचओ होता है। अब उसके बाद यहाँ संतोष अब थाने में, लॉकअप में तो नहीं रह सकता है। संतोष कहता है, साहब एक काम कीजिए, मैं एक दोस्त है मेरा, मैं उस दोस्त के घर में जाता हूँ। अब कब का डीएनए टेस्ट है, आप मुझे तारीख बता दीजिए, मैं उस दिन आ जाऊँगा। तो संतोष को कहता है, ठीक है आप अपना दोस्त का एड्रेस देके जाइए, क्योंकि आपके पास मोबाइल नहीं है, नहीं तो आपको कॉल करके बुलाता। वो उसी मोहल्ले का एड्रेस देता है, जो उसी मोहल्ले में मेरा एक दोस्त है, या मोहल्ले में मैं किसी के घर में भी रह सकता हूँ, आप जाके आवाज़ दोगे तो कोई भी मुझे बता देगा, मैं बाहर आ जाऊँगा, आपके पास मिल लूँगा। अरविंद उस व्यक्ति को, संतोष को छोड़ देता है, लेकिन संतोष सीधा दूसरा ही दिन उस कविता के घर आ पहुँचता है। आ पहुँचने के बाद ज़बरदस्ती जो है कविता के घर में जाते हैं। उस टाइम जो है सोनम बाहर चली गई थी, कॉलेज गई हुई थी, लड़का जो है स्कूल गया था और कविता अकेली थी। इस मौके को देखते हुए उस संतोष ने कविता से ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया और ये कह रहा था, तुम मुझे क्यों इनकार कर रहे हो, जो मैं संतोष नहीं हूँ? क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया, तुम्हें किसी से लव हो गया? अगर सच जो भी है तुम बता दो। लेकिन कविता उससे दूर हो रही थी और दरवाज़ा दिया हुआ था, लेकिन संतोष उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। लेकिन कविता उससे छिटकते हुए मेन गेट खोलता है और देखता है कि सामने अरविंद, पुलिस आई हुई थी और 2-4 पुलिस और आया हुआ था। घबराई सी हुई कविता को देखते हुए अरविंद ने पूछा, अरे क्या हुआ? तो कहने लगा, देखिए ना वो संतोष आया हुआ है, वो भैरोपिया आया है और मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। तभी अरविंद को भी थोड़ा गुस्सा आता, क्योंकि संतोष को कई मर्तबा समझाया गया था। तभी उस संतोष को बुलाता है, आवाज़ देता है, संतोष भी आते हैं। आने के बाद अरविंद पूछता है, तुम्हें मना किया था ना, इस घर में तुम आना नहीं जब तक तुम्हारे सच्चाई सामने ना आ जाए। तो संतोष इसमें कहता है, नहीं मैं तो बस कविता से यही पूछने आया था, जो मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हैं, सच तो बता दे। तभी जो है कविता कहती है, नहीं साहब ये झूठ बोला, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। इस बात को सुनने के बाद जो अरविंद संतोष को एक जोर सा तमाचा मारता है। जैसे ही तमाचा मारता है वो सीधे नीचे गिर जाता है। गिर जाने के बाद संतोष उठ खड़े होता है और साइड में खड़े रहता है, एक मुजरिम के जैसा। अब अरविंद को भी लगने लगा, हो सकता है कविता सही हो, ये संतोष गलत हो, तभी ये अपनी पत्नी के साथ नहीं तो ज़बरदस्ती क्यों करेगा। यही सब ख्याल आ रहा था अरविंद का। अब कविता पूछता है, अरे साहब आप क्यों आए हैं? तो अरविंद कहता है, तुम लोगों का डीएनए टेस्ट का जो है तारीख मिल चुकी है, कल सुबह तुम सबको थाने पहुंचना होगा और वहां से आप लोगों को सारे हॉस्पिटल ले जाएगा, आप लोगों का सब सैंपल लिया जाएगा। और संतोष को भी कहता है, संतोष चल अब तू मेरे साथ लॉकअप में रहेगा, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। संतोष को जबरन उस लॉकअप में लेके गया। थाने के अंदर जो लॉकअप होता है उस लॉकअप में बंद रखता है, सैंपल लिया जाता है। लेकिन संतोष जाते जाते भी वही चीज़ कर रहा था, वही चीज़ कह रहा था, जो बहुत बड़ा गलतफहमी हो रहा है कविता तुमसे, मैं ही संतोष हूँ। उसके बाद डीएनए सैंपल ले लेते हैं। डीएनए सैंपल जब आता है, सारे लोगों को बुलाता है थाने में। बुलाने के बाद अरविंद जो है सोच में डूबा हुआ था। कविता पूछ रही है, साहब क्या आया डीएनए सैंपल में, क्या यही मेरे पति है या बहरूपिया है? सूरज कह रहे, पापा आप यहाँ पे क्यों, घर चलिए ना। सोना भी कह रही है, भैया आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद करने पर तुले हुए है भाभी। संतोष भी कह रहा था, सब क्या आया डीएनए सैंपल में। तब जो है अरविंद जो है शक की निगाहों से उस कविता की ओर देखने लग गए। कविता भी थोड़ा नजरें झुका लेती है, कविता को भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार अरविंद कहता है, देखो डीएनए सैंपल तो आ चुका है, लेकिन इसमें ये साबित होता है ये जो व्यक्ति है
संतोष ही है। लेकिन एक दिक्कत और है, मैंने सारे लोगों का डीएनए सैंपल लिया है। कविता और सूरज का डीएनए में मैच होता है, जो कविता का बेटा है सूरज। सोनम और संतोष का डीएनए से ये मैच होता है, संतोष का बहन सोनम है और सोनम के भाई संतोष है। लेकिन सूरज का डीएनए संतोष से मैच नहीं करता। मतलब ये साबित होता है सूरज जो 5 साल का बेटा है ये संतोष का नहीं है। इसे सुनने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सब लोग जो है अब कविता के और शक की निगाहों से देख रहा था। जो कविता शायद इस वजह से वो भैया को मानने से इनकार कर रहे हैं, संतोष को संतोष मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि कविता किसी दूसरे के साथ मुंह काला करती थी और अपने आशिक का ये बच्चा है जो सूरज है। लेकिन कविता फिर भी कह रही है, सर आप लोग ये क्या कर रहे हो, ये क्या कह आपका ये डीएनए आप दोबारा टेस्ट कीजिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है जो ये सूरज मेरा बेटा है और संतोष का डीएनए से मैच नहीं करता। अगर वो संतोष है तो, और सोनम के संतोष के डीएनए मैच हुआ, ऐसा तो नहीं जो डीएनए में कुछ गड़बड़ी किया गया है। संतोष बहरूपिया है, मैं अभी भी कह रही हूँ, वो बहुत बड़ा साजिश के तहत यहाँ हमारे घर में एंट्री हो रहे। अब अरविंद भी समझ नहीं पा रहा था और अरविंद को भी लग रहा था हो सकता है डीएनए में कुछ गड़बड़ी हो। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही शक हो रहा था कविता के ऊपर, अरविंद को भी, जो इंस्पेक्टर होता है। तभी जो है अरविंद अब सोचता है संतोष का छोड़ो, कविता के बारे में पूरा डिटेल पता निकालो, कविता किस टाइप के औरत है। क्योंकि कविता के ऊपर एक लंछन लग चुका था, जो उसके बेटे जो है उस अपने पति का नहीं लग रहा था, संतोष का नहीं लग रहा था। अगर वो संतोष है तो, क्योंकि सोनम का डीएनए मैच कर गया था। उसके बाद कविता के बारे में पूछताछ करता है, कविता से जानकारी हासिल करता है कविता के बारे में, तो पता चलता है कविता जो है पढ़ी लिखी औरत होती है। जिस कॉलेज में पढ़ता था उस कॉलेज में एक लड़का होता है जो विक्रम नाम होता था उसका, वो बहुत इसे परेशान करता था, उसे लव करता था, लेकिन एक तरफ लव था, कविता उसको भाव भी नहीं देती थी। जिसके चलते कविता ने एक मर्तबा जो है उसको ऊपर केस दर्ज करवाया और उस विक्रम को, बड़े बाप का बेटा था, उसको जेल हो गया था। उसके बाद विक्रम बदला लेने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन आखिरकार कविता का जल्दबाजी में उसके परिवार ने इस संतोष के साथ शादी करवा दिया था। ये सारे कविता के बारे में कच्चा चिट्टा पुलिस वाले अरविंद ने खबरी को लगाकर सारे निकल लिया था। उसके बाद सोचता है ये कैसे हो सकता है, बहन का डीएनए मैच करता है और बेटे का डीएनए मैच नहीं करता, और यहाँ कविता का भी क्लीन चिट मिल चुका था खबरी से, जो कविता बैड कैरेक्टर की औरत नहीं है। फिर अरविंद सोचता है ऐसा तो नहीं हो सकता है वाकई ये संतोष बहरूपिया हो और इसने कुछ साजिश के तहत ही इस घर में आए हो। क्यों ना दोबारा डीएनए टेस्ट कराया जाए, जो कविता की मांग थी, जो दोबारा टेस्ट करवाया जाए, और जिस लैब पे करवाया गया अब दूसरे लैब से करवाया जाए। अब इस बात को भी मान जाता है जो ये आखिरी बार होगा, इसके बाद कविता का एक नहीं चलेगी, जो साबित होगा वो कविता को मानना पड़ेगा। कविता को कह देते, कविता भी सर झुका के हाँ में मिला देते जो ठीक है। उसके बाद दूसरी बार डीएनए टेस्ट होता है। इस बार डीएनए का जब रिपोर्ट आती है, लेकिन उससे पहले संतोष ने विरोध किया था, संतोष ने नाराजगी जाहिर किया था इंस्पेक्टर को, जो आप लोग ये क्या तमाशा लगा रखे हो, जो मेरी बहन से मेरा डीएनए मैच कर गया और मेरे बेटे से नहीं मिला, हो सकता है कविता किसी जगह में मुंह लगाया होगा और उसी का ये नतीजा है। लेकिन संतोष को समझाया जाता है इंस्पेक्टर द्वारा और धमकी भी दी जाती है, जो आप पुलिस वाले का काम में दखल अंदाजी मत कीजिए, पुलिस का काम है जो सच है उसको सामने लाना। जिसके चलते फिर दोबारा डीएनए टेस्ट होता है और इस बार का डीएनए जब रिपोर्ट आती है तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। सारे लोगों को बुलाया जाता है और कहा जाता है डीएनए मैच हो गया, एकदम क्लीन मैच हो गया, क्योंकि कविता का ही बेटा है सूरज और सोनम जो है इस बहरूपिया का बहन नहीं है, और उस सूरज का भी डीएनए संतोष से मैच नहीं कर रहा था। इस बार सोनम का भी डीएनए संतोष से मैच नहीं कर रहा था। तो इसमें साफ पता चल जाता है जो ये संतोष है ये बहरूपिया है। तब जो है संतोष वहाँ से खिसकने की कोशिश कर रहा था, तभी जो है वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस के गिरफ्त में था, पुलिस पकड़ लेता है। अब उसके ऊपर सख्ती करता है और पूछा जाता है, बता तेरा असली पहचान, तू कौन है और ये सब क्यों कर रहा था। आखिरकार संतोष के ऊपर जब प्रेशर होता है, संतोष टूटता है और सच्चाई बयान करता है। संतोष कहता है मैं संतोष नहीं हूँ, सब जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें संतोष नहीं बल्कि मेरा एक दोस्त का मौत हुआ था, संतोष अभी भी जिंदा है।
जैसे ये बात करता है तो कविता भी खुश हो जाती है, सूरज भी, अब बच्चा था, उसे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा था। लेकिन सोनम भी खुश हो जाती है, मेरा भैया नहीं, मेरा भैया ज़िंदा है। अब पुलिस को बयान दे रहा है तो। उसके बाद संतोष कहता है, जो ये भैरवपिया ये कह रहा है, जो मैं विक्रम हूँ। कौन विक्रम? वही विक्रम जिसको कॉलेज के लाइफ में कविता ने अंदर करवाया था। वो बड़े बाप का बेटा था। जब अंदर करवाया था उसको बहुत गुस्सा हुआ था, और वो जब जेल के अंदर था तब जो है कविता की शादी हो गई थी। तब वो बदला लेने के फिराक में था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। कॉलेज भी बंद हो गए थे, वो किसी के घर का बहू थी, घर से बाहर ज़्यादा निकालती नहीं थी। ऐसे ही करते करते कई साल निकल जाता है। लेकिन 6 महीना पहले उसे पता, क्योंकि वो खबर रखता था, जो विक्रम जो खबर रखता था कविता के बारे में, कविता किसके साथ उठती है बैठती है, पति क्या करता है, सारी चीज़ पता चल गया था। तो उस विक्रम को पता चलता है संतोष ऑफिस का काम से नैनीताल जा रहा है, और वो खुद ड्राइव करके जाता है गाड़ी। इस वजह से विक्रम को मौका मिल जाता है, जो संतोष को जो है उसी रास्ते से हम लोग किडनैप कर लेंगे और उसकी झूठ मूठ मौत की कहानी जो रच देंगे। वैसे ही होता है एक दोस्त का, वो विक्रम का ही दोस्त होता है, क्योंकि विक्रम पैसा वाला होता है। उस गाड़ी में बिठाता है। अब उस दोस्त को भी नहीं पता था जो उसकी मौत का साजिश रच चुका है विक्रम ने। संतोष का जो कंपनी का गाड़ी था उस गाड़ी में बिठाता है, क्योंकि संतोष को उससे पहले किडनैप कर चुका था, एक जगह में बंदी बना लिया था। उस दोस्त को बिठाता है और कहता है तुम नैनीताल जाओगे, जिस हिसाब से हम लोग कहेंगे उस हिसाब से काम करना, लेकिन जाते समय ही जो है उसकी गाड़ी धमाकों से फट जाती है और पहाड़ी इलाका होने की वजह से खाई में गिर जाता है। फिर उसके बाद पता चलता है इस गाड़ी का जो है संतोष था, संतोष जल चुका है, लाश पहचानने लायक नहीं था, और संतोष का जो घड़ी वड़ी लिया हुआ था किडनैप करने के बाद उस दोस्त को पहना चुका था। जब वो सारे सामान मिला तो कविता ने देख के पहचान कर लिया था जो हाँ ये संतोष है। लेकिन संतोष को विक्रम ने मारा नहीं था, संतोष अभी भी जिंदा था, लेकिन उसके कब्जे में था। उसके बाद अब विक्रम से पूछा जाता तुमने क्यों ऐसा किया, तो विक्रम कहता है मैं कविता को बहुत चाहता था, लेकिन कविता मुझे भाव नहीं देती थी। एक दिन मैं लाइब्रेरी में कविता को बुलाया, कॉलेज की लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी खाली था। मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहा, लेकिन कविता ने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी और प्रिंसिपल ने पुलिस के हवाले कर दिया। मेरा जेल हो जाता, मेरा बदनामी तो होता ही है, उसके बाद मेरा जेल हो जाता है। फिर पता चलता मैं जेल से बाहर आता तो कविता की शादी हो चुका था। अब मैं मेरे दोस्त को पहले प्लान के तहत इसलिए मरवाया गया क्योंकि मुझे पता था अगर संतोष मर जाएगा तो संतोष का शकल मैं ले लूँगा, और पैसा वाले का बेटा था, प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए वो संतोष का शकल जो है अपने चेहरे पे बिठा लेता है। और प्लान के तहत वो उसके खबरी बहुत सारे था, जो कविता बाजार गई हुई अपने बेटे के साथ जानबूझकर उस सूरज के सामने आता है और सूरज लिपट जाता है। तभी अरविंद कहता है जब तुमको बाजार में मिला तुमने इनकार क्यों किया था जो मैं संतोष नहीं। संतोष तभी कहता है, विक्रम कहता है, जो तभी मैं संतोष इसलिए अपने आप को नहीं कह रहा था क्योंकि अगर मैं एक झटके में कह दूंगा जो मैं ही संतोष हूँ तो फिर पूछेगा तुम घर क्यों नहीं आया, बाजार क्यों घूम रहे। तो मैं दिखाना चाहता था जो मेरी याददाश्त खो चुका है, मैं भटक रहा था, इस वजह से मैं अपने आप को संतोष नहीं कह रहा था बाजार में। लेकिन धीरे धीरे मैं उस घर के करीब जाता हूँ, सब लोग मुझे पहचान जाते हैं, यहाँ तक कि जो संतोष की बहन है वो भी मुझे पहचान लेती है और कहते हैं नहीं ये मेरा भैया है। तब मेरा काम आसान हो जाता है। फिर डीएनए नाम मैच करना, और ये इशारा करता है क्योंकि वो तो मेरा बेटा नहीं था, वो संतोष का ही बेटा था, और मैं संतोष नहीं, मैं तो विक्रम हूँ, मेरे से डीएनए कैसे सूरज का मैच करेगा। लेकिन सोनम का डीएनए क्यों मैच कर गया इसके बारे में जब पूछा गया तो कहता है जो जहाँ पे टेस्टिंग के लिए गया था वहाँ पे उसको सैंपल बदलने के लिए कहा था, जो डीएनए में कुछ ऐसा रिपोर्ट निकाला जो मैच हो जाए। तो उसने जो है एक का तो मैच किया था, लेकिन दूसरे को मैच करने गया तभी जो सीनियर वहाँ पे आ जाता है जो डीएनए बदलने की कोशिश कर रहा था, तभी जो है वो नहीं कर पाता और एक रिपोर्ट जो है संतोष के साथ मैच कर देता है बहन का, और सूरज का डीएनए मैच होने से रुक जाता है, जिसके चलते दोबारा डीएनए टेस्ट होता है। ये सारी प्लान बताता है। अब वो काका कौन था जिसने तुम्हारा इलाज कराया, तो पता चलता है वो भी एक कठपुतली थी जो विक्रम ने उसे पैसा देकर ये सारे काम कराया, जो तुम बताना मेरे पास इलाज हुआ है, और उसे कुछ पैसा दिया गया था। उसने भी आके गवाही दिया हाँ ये मरने की हालत में मिला, खाई में गिरा हुआ मिला, तो बाद में उसको भी पकड़ लिया गया। लेकिन आखिरकार विक्रम से पूछा जाता है संतोष कहाँ है, तो संतोष का पता विक्रम बताता है। संतोष को भी वहाँ से रिहा कर लेता है, और रिहा करने के बाद संतोष को तो पता ही नहीं था ये सारे कुछ हो रहा था उसके घर वाले के साथ। संतोष तो बस एक कैदी था, एक बंदी था।
उसके बाद कविता से भी माफ़ी माँगता है अरविंद, जो हम लोग में बहुत बड़ा गलती हो जाती है अगर तुमने ज़िद ना करते। इस तरीके से ही इस कहानी का एंड होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताना। ये कहानी मुझे दिल्ली के रहने वाला अभिजीत भाई ने भेजा है। अभिजीत भाई कहता है, भाई मैं आपकी कहानी, आपकी वीडियोज़ देखता हूँ। मेरे पास एक कहानी है जो हरियाणा में घटी थी। आप अगर इस कहानी के ऊपर वीडियो बनाओगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद मैंने सोचा वाक़ई इस कहानी के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। तो अभिजीत भाई, आई होप आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास दूसरा कहानी भी कुछ ऐसे दिलचस्प कहानी हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हो, या फिर आप लोगों के पास कोई कहानी है जो आप लोग मुझे शेयर करना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर भेज सकते हो। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।